हरियाणा तो अपने जगह से बहुत फिसल गया। हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था। आज 18 स्टेट जो हैं उनमें से 14वें नंबर पे है। कर्जे में 4थे नंबर पे है। ये 11 वर्ष में एक भी कोई प्रोजेक्ट ये नहीं ला सके। जब आप सत्ता में थे तो हम रेडियो पे, टीवी पे, अखबार में विज्ञापन देखते थे, हमारा हरियाणा, हुड्डा जी का हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा। तो उसका आधार कौन सी एजेंसी थी? हम संगठन नहीं बना पाए, ये आपने कहा। ना बनने के पीछे की वजह क्या रही? जो भी इंचार्ज थे वो बता सकते। मैं तो पार्टी का प्रधान नहीं था। लेकिन प्रधान तो कहते आपकी चॉइस के ही बने हैं जो बने। आपने कई घोटालों का, कई पेपर लीक का जिक्र किया। कौन सी संस्था है जहाँ जो घोटाला नहीं हुआ? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ करोड़ों रुपए पकड़े गए। मिड डे मील तो बच्चों का होता है, अभी जुलाई में उसका घोटाला हो गया, स्कॉलरशिप घोटाला हो गया, कहीं ये माइनिंग का घोटाला कितना चला। सड़कों का? हाँ, बीजेपी में जरूर आजकल खींचातान चल रही है। अच्छा, तो थोड़ा उसी के बारे में बता दीजिए। बिज साहब का बेचारा, कभी कहते उसको जिला नहीं मिला, कभी कहते उसको हल्का नहीं मिला। मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। अपनी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग छोड़ के आ जाते हैं, अब नहीं लूंगा। वो तो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा नहीं, प्यारे व्यक्ति हैं वो है। आपके तो दोस्त हैं। नहीं, दोस्त मेरा दुश्मन तो कोई भी नहीं है। विद साहब तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी करता हूँ। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। ये है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। और आज चक्रव्यूह में जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास हैं, हर दिल अजीज़ हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हरियाणा की राजनीति के पर्यायवाची माने जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। धन्यवाद मुकेश जी। पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। तो अभी जो राजनीति चल रही है 2025 की, इस राजनीति में आप हरियाणा को कहाँ देखते हैं, भारत को कहाँ देखते हैं? देखो, हरियाणा तो अपने जगह से बहुत फिसल गया। जो 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। आज इसका जो इंडेक्स है उसमें हरियाणा 18 स्टेट जो हैं उनमें से 14वें नंबर पे है। मतलब आप देखेंगे जो अपना रेवेन्यू का मुख्य भाग तो इंटरेस्ट में चला जाता है, और जो आपका ये सब जिस पे डेवलपमेंट उस पर पैसा खर्च करने के पास है ही नहीं इनके पास। कर्जा, तनख्वाह बस इसमें जाता है ब्याज में। लेकिन दावा तो ये हो रहा है कि जो जीएसटी की व्यवस्था है, जिसमें अभी चेंज भी होने वाले हैं स्लैब में, उससे सरकार का जो रेवेन्यू है काफ़ी बढ़ा है और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व में अगर हम तुलना करें तो तीसरे पायदान पे पहुंच गई है। मैं बता रहा हूँ, कर्जे में 4थे नंबर पे है ये हरियाणा। कर्जा जो है जीएसडीपी का 31% है इनका, और 31%, जबकि हमारे समय में 14% था। तो कर्जा आज 5 लाख करोड़ से ज़्यादा है हरियाणा पे कर्जा। और जब हमने सरकार छोड़ी कुल 70,000 करोड़ था। 66 में बना, 66 से 14 तक तो 70,000 करोड़, और 5 लाख से करीब 5 लाख करोड़ कर्जा हो गया। फिर कर्जा हो गया तो उसकी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी ना, किस्तें देनी पड़ेंगी, ब्याज देना पड़ेगा। बचता क्या है इनके पास? बाकी तनख्वाह में चले जाते हैं। यही कारण है ये 11 वर्ष में एक भी कोई प्रोजेक्ट ये नहीं ला सके। एक जो है मेट्रो का पोल नहीं गाड़ सके नया, आगे को एक्सटेंशन जिसको कहते हैं। एक पोल मेट्रो का नहीं, 1 इंच रेलवे स्टेशन नहीं, रेलवे लाइन नहीं, कोई नहर नहीं। नहर जो बन गई थी, तैयार हो गई थी, दादूपुर नगरी, वो
पहली सरकार है पूरे देश में जिसने पलट दी हो ये सरकार नहर। तो कोई भी मतलब विकास का कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं, बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं, जबकि हमारे समय में आप कहीं से शुरू हो जाओ। पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र में देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, करनाल में कल्पना मेडिकल कॉलेज, सोनीपत में महिला भगत फूल सिंह के नाम से महिला मेडिकल कॉलेज, महिला यूनिवर्सिटी, सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जहाँ पर अशोका यूनिवर्सिटी भी है, एसआरएम भी है, आईआईटी भी है और निफ्टम भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का भी है और जिंदल यूनिवर्सिटी भी है, डॉक्टर अंबेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी भी है। उसके आगे चले जाओ आप, फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज हमारे समय बना, जो वाईएमसी इंस्टीट्यूट था उसकी यूनिवर्सिटी हमने बनाई, जो ये अब कहते हैं हमने वो बनाई, उसको वो हमारे टाइम के। उसके बाद आप चले जाओ मेवात में मेडिकल कॉलेज वहाँ बनाया हमने। फिर आप गुड़गांव में देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी की प्रधानमंत्री से नींव रखवाई, सैंक्शन करवाया। रेवाड़ी जाओ, रेवाड़ी में इंदिरा जी के नाम से यूनिवर्सिटी और सैनिक स्कूल, दूसरा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में। आप झज्जर आ जाओ, झज्जर एम्स, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट वहाँ पर। भिवानी चले जाओ, चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी। महेंद्रगढ़ चले जाओ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, जहाँ हर वो बनेगा। मैं अपने टाइम बता रहा हूँ। फिर आप रोहतक आ जाओ, आईआईएम और विजुअल एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी, और मेडिकल कॉलेज को मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। फिर हिसार चले जाओ आप, लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी। सिरसा चले जाओ, चौधरी देवीलाल के नाम से छोटी सी यूनिवर्सिटी थी, उसको हमने एक्सपेंड किया, राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई। जींद में चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी। कोई आप पूरे हरियाणा में घूम जाओ, इनका एक बता दो भाई, 1 इंच रेलवे लाइन बनाई हो, एक मेट्रो का पोल लगाया हो, एक कोई यूनिवर्सिटी ऐसी बनाई हो, जो एक इंस्टीट्यूट कोई ऐसा बनाया हो, एक बता दो। हाँ, इन्होंने बनते ही ये कहा था, इनकी सरकार बनते ही, जो कल्पना मेडिकल कॉलेज था करनाल में, हम उसको यूनिवर्सिटी बने, नाम बदल दिया यूनिवर्सिटी का उन्होंने। चलो नाम तो नहीं बदलना चाहिए, इन्होंने बदल दिया, क्यों किसी बड़े व्यक्ति के नाम रखना चाहते तो दूसरा इंस्टीट्यूट रख सकते थे। मैं उसी को कह दिया मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो आज तक पूरी नहीं बनी, एक इंस्टीट्यूट नहीं बना। आपने तकरीबन पंचकुला से लेकर रोहतक, झज्जर, जींद, फरीदाबाद, भिवानी, ये सारे नाम गिनवा दिए। हाँ। लेकिन आप 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे और 10 साल तक जो आपका नाम लिया गया, वो ये कहा गया कि सिर्फ 3 ज़िले हैं जिन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बेहद प्यार है, सोनीपत, झज्जर और रोहतक। तो फिर ऐसा प्रचार ये प्रसार आपके क्यों हुआ? सामने मैं बता रहा हूँ, और जिनके पास राजनीतिक एजेंडा नहीं होता तो ऐसी ही बातें उठाते हैं। हमने बताओ, आप पूरे हरियाणा में घूम जाओ, आप चाहे करनाल जाओ, चाहे अम्बाला, यहाँ कुरुक्षेत्र आओ, हर जगह आप देखेंगे। एक चीज़ है, फिर 10 साल मुख्यमंत्री आप रहे, 10 साल फिर यहाँ पर भाजपा की सरकार रही, 5 साल में गठबंधन की सरकार रही। जो अब ये तीसरी बार सरकार बनी, उस वक्त तो हर जगह ऐसा लग रहा था कि इस बार तो फिर कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन आ नहीं पाई। उसके अंदर की कहानी क्या है? उसमें कभी कांग्रेस के अंदर की जो लड़ाई है उसकी बात होती है, या क्या कमज़ोरी क्या रही, क्यों नहीं आ पाए आप? देखिए, अब तो जग जाहिर हो गई बात, इलेक्शन कमीशन का रोल पता लग गया, राहुल जी ने किस तरह से एक्सपोज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आधार कार्ड को मानो, जो ये एसआईआर लेके आए थे। तो ये आपके सामने जग जाहिर है, कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन जो है ये ठीक है, क्योंकि हमारा संगठन नहीं था और इन्होंने हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए। आपको मालूम है किस प्रकार से मिलजुल के हुए। अब आप देखो ना, अब कहने को कोई कहे, जो पार्टी बीजेपी की बी पार्टी बनी रही, इनेलो, उनका क्या रोल था? कोई गठा हराने का तो नाम नहीं था। लेकिन फिर भी इंस्पाइट ऑफ ऑल दैट,
बराबर की वोट आई हमारी। 39.8 या 9% इनकी आई हैं, 39.4 या 5 हमारी, 0.5% का फर्क रहा है। 10,000 वोट इधर की उधर है। अब देखो ना, आप देखिए 5 तारीख को इलेक्शन हुआ, 5 को इलेक्शन हुआ और 6-5 को कोई शाम को नंबर ऑफ वोट्स बता दिए इतने हैं, फिर 12 बजे और बता दिए और बढ़ गए हैं, फिर 6 तारीख को और बता दिए, 7 तारीख की रात तक जो है और बता दिए। ये पहली बार सुना है, मतलब शाम तक कंपाइल हो जाता है सारा। फिर क्यों, क्या बढ़े? कई कारण हैं। ये आपको हमने पहले दिन कहा था। तो फेयरनेस ऑफ इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमीशन जो है वो सवालों मतलब के घेरे में है। और आप एक ऐसे वो मतलब नेता आपने देखा, राहुल गांधी जी ने खुल के कहा ना, राहुल गांधी जी ने तो कहा ही, वहाँ करके दिखाया वोटर लिस्ट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो जो चुनाव आयोग है उसी को कह दिया है कि आप हलफनामा दे दो, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ पे गड़बड़ी है। मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा, हरियाणा के इलेक्शन कमीशन ने, कि राहुल गांधी हलफनामा दें, राहुल गांधी, तो हम कहें क्यों? तो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई आप हलफनामा दो कि कहीं डुप्लीकेसी वोट नहीं है, कहीं वोट लिस्ट में वो नहीं है, दो हलफनामा। हम साबित करते हैं एक मकान में जो जिसका अस्तित्व नहीं, 400 वोट बना रखी हैं। कैसे बन गई भाई? एक एसआईआर को लेकर अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो विपक्ष है वो बार बार इस पर सवाल उठा रहा है कि एसआईआर चुनाव से पहले क्यों करवा रहे हैं आप बिहार में। तो उनका तर्क ये था कि जो ये प्रक्रिया है ये चुनाव से पहले ही होती है, क्योंकि कौन से फर्जी वोट समय पूरा दिया जाता है। प्रक्रिया जो बना रहे हैं, जो इन्होंने 11 कंडीशन लगा दी, उसमें आधार कार्ड नहीं। जब आधार कार्ड के ऊपर आपका पासपोर्ट बन सकता है, तो आधार कार्ड पे आपकी वोट नहीं बन सकती क्या? आधार कार्ड को आप फुल प्रूफ प्रमाण पत्र मानते हैं? नहीं, वो एक बेस है ना आधार कार्ड। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, ये एक किस्म से साफ हो गया। क्यों नहीं आधार कार्ड का बेस बनाया भाई? अभी की ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है, चाहे आप कहें कि चुनाव आयोग को लेकर हैं, ईडी को लेकर है, जो बाकी तमाम एजेंसियां, उनको लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। इसी तरीके के तमाम सवाल जब कोई भी दूसरी पार्टी सत्ता में होती है, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसके ऊपर उठते थे। तो क्या माने कि ये विपक्ष जो है बेबस हो जाता है, या विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता है? क्योंकि आपके समय में भी ईडी सीबीआई को तोता बोला जाता था। हम तो नहीं कह रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है आधार कार्ड दो। ये साबित हो, आप देखो, आप हरियाणा की देख लो, पिछले 5 नतीजे निकाल के देख लो। हरियाणा में सरकार उसी की बनी जो पोस्टल बैलेट में जीतता है। पोस्टल बैलेट आता है ना, पहले उसकी गिनती होती है। 90 में से 76 में हमारी पार्टी जीती है, मशीन में 37 में, लेकिन फिर भी वोट बराबर की है हमारी। तो हमने कहा आपको, जैसे कोई भी संस्था हो, इट शुड बी बियॉन्ड डाउट। ये ऑटोनोमस है, फेयर होना चाहिए। फेयरनेस पे जब डाउट हो जाता है तो आप कुछ भी कहो, खाम में आप मैं कोई ये बात कहूँ, लेकिन फेयरनेस पे सवाल उठ रहा है। आपने अभी बात की कि हम संगठन नहीं बना पाए, ये आपने कहा। तो संगठन ना बनने के पीछे की वजह क्या रही? क्योंकि उसमें तो हम दूसरी पार्टी, ये तो जो भी हमारे या सरकार को दोषी नहीं ठहरा, जो भी इंचार्ज थे वो बता सकते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको हम हरियाणा में, मैं तो पार्टी का प्रधान नहीं रहा। हरियाणा में हम आपको, मैं तो पार्टी का प्रधान नहीं था, लेकिन आप, मैं तो जब पार्टी का प्रधान था, जब पूरा संगठन था, जब मुख्यमंत्री था, जब भी पूरा संगठन था 2014 तक। उसके बाद संगठन नहीं बना, मैं तो प्रधान नहीं रहा। लेकिन प्रधान तो कहते हैं आपकी चॉइस के ही बने हैं, जो बने नहीं, तो आप कहते हो ना, नहीं, सबके अपने अपने अस्तित्व है। लेकिन मैं प्रधान नहीं था। प्रधान की जिम्मेवारी होती है संगठन बनाना। किस कारण से नहीं बना, फिर जो इंचार्ज होते हैं वो कोई कारण होंगे। अब हर बात जो है मीडिया के सामने तो कर ही नहीं जाती है। मीडिया के थ्रू मैसेज दिया जा सकता है। न्यूज़ 18 इंडिया पे ये प्रोग्राम जा रहा है। मैं तो कहा ना भाई, संगठन नहीं था, चैनल है। 14 के बाद संगठन नहीं था। जो उस टाइम अध्यक्ष बने उन्होंने डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद संगठन नहीं बन पाया। अब बना है।
अब बने, जिले के प्रधान बने हैं। अब देखो, सबको उनको मुबारकबाद भी देता हूँ जो नहीं बने हैं, और वो काम करेंगे, मेहनत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। एक दौर आया 2014 से लेकर जो अभी भी जारी है, बहुत सारी जो पार्टी के नेता हैं उसमें, चाहे कांग्रेस के नेता हों, इनेलो के हों, जसपा के हों, ये छोड़ छोड़ के भाजपा को अपनी पार्टी बना रहे हैं, वहाँ की मेंबरशिप ले रहे हैं। इसके पीछे क्या? आपका, मैंने तो ऐसा कोई नहीं सुना। जो भाजपा में गए थे वो भी वापस आ गए कांग्रेस में। अच्छा, तो वापस आके क्या बताया उन्होंने, क्यों आए वापस? आप देख रहे कितने आए, कितने ही पूर्व विधायक कांग्रेस में आए, और जो केंद्र में मंत्री भी रहे और भी रहे, सांसद भी रहे, वो भी कांग्रेस में आ गए, जो भी कांग्रेस छोड़ के गए थे। अब विधानसभा में जो आपका चेहरा है, वो जाहिर है कि विपक्ष का मुख्य चेहरे के तौर पर आप हैं। काफ़ी हंगामेदार सेशन रहते हैं, कई बार स्थगित करनी पड़ती है दिन में विधानसभा। तो उसके क्या मायने निकाले जाएं? एग्रेशन ज़्यादा आ गया है या अपनी उपस्थिति विधानसभा में दर्ज करवानी है? नहीं नहीं, ये बिकॉज क्योंकि ये जो हरियाणा सरकार है बीजेपी की, ये विफल सरकार है। हर उस पर फेल है ये सरकार। इनके पास कोई वो है ही नहीं, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, कोई अपना ये कह ही नहीं सकते हमने ये किया है। कोई वर्ग इनसे खुश है नहीं। आप तो इतने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री खुद रह चुके हैं, तो अभी 2025 में जाहिर है कि इस वक्त भाजपा की सरकार है, बहुमत के साथ सरकार है, तो ये रहेंगी। तो 2029 को लेकर तो आपके दिलो दिमाग में कोई प्लान होगा, लेकिन अभी इनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो चाहे आप विपक्ष में रहें मैं या सत्ता में रहें, कि हरियाणा आगे बढ़े। ये सलाह देना चाहता हूँ, जो वायदा करके आए हैं वो पूरा करें। वायदा आपने देखा, अब आज हरियाणा में 75% आदमी गरीब हैं, इनके आंकड़े हैं। वायदा ये है, अब उनके काट रहे हैं। परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र लगा दिया। पहले वोट इलेक्शन का समय आया तो कार्ड बना दिए, अब काट रहे हैं, लाखों कार्ड काट दिए। वो क्यों काट रहे हैं? उस टाइम तो वोट लेने के लिए बना दिए, अब कह रहे हैं हमने गलत। भाई बने तो बनाए क्यों तुमने फिर गलत? इतने इतने लाखों कार्ड गलत बनते हैं क्या? तो ये है। और जो वायदे किए इन्होंने, वो वायदा कोई भी पूरा नहीं कर रहे। बेरोजगारी का वायदा क्या था? ये जो इन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना रखा है, ये कहा था आते ही हम पक्के करेंगे, उनको निकाल रहे हैं। लेकिन इसका तो खंडन किया कि किसी को नहीं निकाल रहे हैं। इसका तो खंडन कर दिया सरकार। मैं सबूत दूंगा, निकालें, निकाल रहे हैं। तो उसको कुछ लोग कहते हैं कि वो बैकडोर एंट्री का एक साधन है या योग्य नहीं है। नहीं नहीं, देखो ना, थोड़े से तनख्वाह देते हैं, ये युवाओं के साथ बद्दा मजाक है। जब 50% आप तो यूनिवर्सिटी की पोस्ट खाली हैं, और कितने टीचर खाली हैं। इसे अपने बिजली कंपनी हैं, उनमें 18,000 पोस्ट खाली हैं, उनको तो लगा नहीं रहे। रोजगार की तरफ ध्यान भी नहीं। ये इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो CMI की रिपोर्ट है कि हरियाणा जो है बेरोजगारी में नंबर 1 है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। आज पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। लेकिन हरियाणा को लगातार अलग अलग जो संस्थाएं हैं इसी तरीके की, वो सबसे टॉप पे होने का प्रमाण पत्र भी देती रहती हैं। आज का ही मैं नीति आयोग की 20 तारीख की रिपोर्ट देख लो, हरियाणा कहाँ खड़ा है। मैंने कहा 18 स्टेटों का उन्होंने कंपैरिजन किया है, जो बड़ी स्टेट जिनको कहते हैं, उसमें हरियाणा 14वें नंबर पे है। जब आप सत्ता में थे तो हम रेडियो पे, टीवी पे, अखबार में विज्ञापन देखते थे, महारा हरियाणा, हुड्डा जी का हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा। तो ये जो हम नंबर 1 का नारा उसमें सुनाते थे, दिखाते थे, पढ़ाते थे, तो उसका आधार कौन सी एजेंसी थी? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश। अब निवेश का निवेश तो बाहर चले गए। और तो छोड़िए, ये जो धान की होती है ना शेलर, वही मतलब मूव कर गए यमुनानगर साइड से यूपी में जा रहे हैं। अब बिजली के रेट बढ़ा दिए, कौन इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे? जब हमारी सरकार थी हरियाणा में, तो आप दिल्ली से आते तो ये लिखा होता था अंदर, दिल्ली से सस्ता डीजल। पंजाब में घुसते, पंजाब से सस्ता डीजल हरियाणा में। चंडीगढ़ से जाते, चंडीगढ़ से सस्ता हरियाणा। अब किससे है? अब किससे सबसे महंगा है? डीजल पेट्रोल सस्ता ही है अभी? नहीं, नहीं। महंगा है। हाँ? शराब सस्ती मिलती। क्योंकि
शराब जो सस्ते क्योंकि वैट जो है डीजल पे 9% था हमारे टाइम, 9 पॉइंट समथिंग, वो 18 कर दिया इन्होंने। तो आय के साधन कम हुए हैं कुछ, या मतलब इससे फायदा होता है वैट अगर राज्य सरकार बढ़ाती है, कि आय के स्रोत मतलब कम क्यों हो गए, उसका क्या रीजन क्या मानते हैं? इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही भाई। आय का साधन जैसे अब हम हमारे समय में गुड़गांव फरीदाबाद में इन्वेस्टमेंट आई सबसे ज़्यादा, हर वैसे तो हर जगह आई, तो आज सारे आय के साधन तो वही हैं, बल्कि वो भी जा रही हैं, छोटी फैक्ट्री उठ के जा रही हैं वहाँ से। क्या रीजन है उसका? रीज़न ये सरकार जो है वो नहीं है, विफल सरकार है। बिजली का जैसे रेट बढ़ा दिया यूपी के मुकाबले में, तो जहाँ उसको लाभ दिखेगा वहीं जाएगा ना। क्राइम को लेकर लगातार जो आपके बयानात हैं वो आते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है, इसका कारण क्या है? कारण में बताया ना, सरकार विफल सरकार है। ऐसा हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है आज हरियाणा में। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरियाणा में सरकार ही नहीं है। आप खुद देख लो, कितनों बच्चे वो कई तो राजनेताओं को, कई विधायकों को धमकियां मिल जाती हैं। चुपचाप तो कोई किसी दुकानदार को, किसी को रोज धमकियां मिलती है, कोई तो बेचारे चुपचाप दे देते हैं। मतलब ऐसा ऐसा माहौल हुआ है। मर्डर में महिलाओं के अगेंस्ट जो है क्राइम पूरे देश में नंबर 1 है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, नेशनल क्राइम उसकी ब्यूरो की रिपोर्ट है, क्योंकि जहाँ तक एनसीआरबी की। जहाँ तक हमारा सवाल है, जनता का सवाल है, हमने तो आप दोनों को बराबर वोट दी है। अभी आपने माना कि 0.5% शायद आपको कम मिली है, 0.5% उनको ज़्यादा मिल गई। जाहिर है कि उनसे उनकी सीटें बढ़ गई, आपकी कम होगी। वो फिर से तीसरी बार सत्ता में आ गए और आप सत्ता में आते आते रह गए। तो कोई बात नहीं, तो प्रजातंत्र का हुआ है। हाँ, तो आप क्या जिम्मेदारी मानते हो? क्योंकि जनता ने तो आपको भी उतना ही प्यार दिया जो जितना ही नहीं। जनता ने जहाँ पे भी हमारे को भेजा है, हम अपनी वो विपक्ष में हैं तो विपक्ष की जिम्मेवारी निभाएंगे। हम जो आवाज़ उठाएंगे, जनता की जो इनके खिलाफ जो जातियाँ हो रही हैं वो उठाएंगे, जो ये घोटाले कर रहे हैं सरकार ये उठाएंगे। आपने कई घोटालों का, कई पेपर लीक का जिक्र किया। कौन सी संस्था है जहाँ जो घोटाला नहीं हुआ हो? भाई जब सबसे जो वो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ करोड़ों रुपए पकड़े गए दफ्तर में, सबॉर्डिनेट सर्विसेज की, मतलब उस पर वो लग गया। अभी तो मिड डे मील तो बच्चों का होता है, अभी जुलाई में उसका घोटाला हो गया, स्कॉलरशिप घोटाला हो गया, कहीं ये माइनिंग का घोटाला कितना चला। आज भी आज पढ़ा होगा अखबार में आपने, हाई कोर्ट ने कहा है कि 100 फुट तक नीचे डाडम 100 फुट खोदा गया। 100 फुट का तो पहले हरियाणा में कुआं भी नहीं होता था, वो भी 30 हाथ पे वही निकला। मगर वो डाडम जो है, अभी तो हाई कोर्ट ने कहा है भाई ये क्या कर रहे हो तुम, 100 फुट खोद दिया, इसका मतलब घोटाला ही ना। मायनी का घोटाला, कहीं धान का घोटाला, कहीं घोटाले, मतलब घोटाला कर, रजिस्ट्री का घोटाला। कह देंगे हम SIT लगाएंगे, रिपोर्ट नहीं आती उसकी। एक मैं ईमानदार मासूम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या विपक्ष के तौर पे जो जिम्मेदारी हमने आपको दी है, हरियाणा की जनता ने आपको दी है, क्या उसका आप ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर पा रहे हो, या नहीं, पूरा करेंगे। जितनी आवाज़ उठानी चाहिए उतनी नहीं उठा पा रहे नहीं हो? उठा रहे हैं, पूरी आवाज़ उठा क्यों नहीं रहे? जो लोगों की जनहित की आवाज़ उठाने से कोई हमारे को रोक नहीं सकता है, पूरी जोर से उठाते हैं। जनता ने दिया हमारी जिम्मेवारी, लेकिन आप लोग भी अपनी जिम्मेवारी निभाओ, बराबर का रखो। बराबर, तभी तो आपसे हम बात कर रहे हैं। आप तो बात कर रहे हो, लेकिन मैं तो देखता हूँ ना, थोड़ा प्रभाव ज़्यादा। आपने हमें देखा ही, हम हमेशा निष्पक्ष तरीके से चलते मैं हैं। आपकी व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ थोड़ा। तो उसी निष्पक्षता को निभाते हुए हम, क्योंकि आप बहुत सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, तो बेरोज़गारी का जो एक आरोप लगाना काफ़ी आसान है, लेकिन उसका एक सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए आप कोई सलाह देना चाहें, मशवरा देना चाहें, कैसे हम हरियाणा में रोज़गार के साधन बढ़ा सकते हैं, पैदा कर सकते हैं? देखो, हरियाणा में रोजगार के साधन बढ़ सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट लाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और आमदनी बढ़े, सरकारी जितनी नौकरियां खाली हैं
वो बढ़ें। आमदनी बढ़ाने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट जो है बाहर से विदेशी इन्वेस्टमेंट आए? नहीं, जो भी इंडस्ट्रियल कोशिश तो काफ़ी करते हैं, भाग दौड़ तो काफ़ी करते हैं। वो जो आपने कितनी है भाग दौड़ बता दिया, इतने साल में कितनी हुई है, कितनी कहते थे, क्या हुआ। एक प्रोग्राम किया था इन्होंने, कहाँ, गुड़गांव किया था, कहाँ किया था, कितने लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई नहीं, 1000 करोड़ की भी इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम था। हाँ, इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम था। तो वहाँ पे एमओयू साइन हो जाते हैं लेकिन इन्वेस्टर आते नहीं तो हैं। फिर यूँ करने का क्या फ़ायदा हुआ। इन्वेस्टमेंट आई, हमारे सामने आई, मेरे समय में हम मुख्यमंत्री, हमारी सरकार थी, 70% जापान की इन्वेस्टमेंट जितनी देश में है अकेले हरियाणा में थी। इसी प्रकार से और जगह से भी आई इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूट बने, एम्प्लॉयमेंट के कारण होते हैं भाई, दिए जाते हैं। एजुकेशन बढ़ाओ, इन्होंने स्कूल बंद किए हैं, बल्कि तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। अभी अगर हम पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो जो वातावरण है सब सौहार्दपूर्ण तरीके से चल रहा है। केंद्र सरकार की, केंद्र की जो कांग्रेस है, सेंटर आपकी जो हाई कमान है, उनका तालमेल आपस में कैसा है? हरियाणा में इस वक्त क्या नहीं, हालात है? ठीक है, कांग्रेस में कोई समस्या नहीं, केंद्र में भी अपोजिशन में बैठे हैं, यहाँ भी अपोजिशन में हम अपना रोल करें। आप देख रहे हैं रोज़ राहुल गांधी जी, कहीं खड़गे साहब, कहीं राहुल गांधी जी पूरे जोर शोर से लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। ये जो आवाज़ उठ रही है, इसमें गठबंधन बना है आपका, इंडिया गठबंधन। तो जो इंडिया गठबंधन है, जो अगले चुनाव आएंगे लोकसभा के, उसमें आपको किस मुकाम पे वो खड़ा नज़र आता है? नहीं, अच्छा मजबूत उसमें है। और अब बिहार में देखेंगे आप, बिहार में बड़ी तेज़ी से लोगों का बड़ा भारी सहयोग मिल रहा है। चुनाव होने वाले हैं, समय है, हालांकि अभी कई साल हैं लोकसभा के चुनाव के, लेकिन अच्छी मजबूत होंगी। और हरियाणा में इस वक्त संगठन को लेकर, नेताओं को लेकर, खेमेबाजी को लेकर, हालांकि ये आपके लिए अच्छी खबर है कि पिछले कुछ दिनों से या महीनों से ज़्यादा वो आ नहीं रही है। नहीं तो अक्सर हम देखते ऐसी खबरें आ नहीं रही हैं कि आपस में एक दूसरे के प्रति बयानबाजी या गुटबाजी को, शायद चुनाव दूर हैं इसलिए, तो उसको किस नहीं, तरीके कोई से गुटबाजी settle नहीं, down? अब तो संगठन बन रहा है और जिले के प्रधान बन गए हैं और पूरा संगठन हो जाएगा। अब पिछले तो कई साल से संगठन ही नहीं था। संगठन की मजबूती तो होती, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका संगठन हो तो अच्छा होता है ना। स्टेट का संगठन नहीं था हमारा। एक सवाल मेरे साथी ने कहा है कि आपसे ज़रूर पूछूं कि जो 2029 है, उस 2029 में आप खुद को इस कांग्रेस पार्टी का मुखिया या प्रदेश के मुखिया के तौर पर देख रहे हो, किंग के तौर पर देख रहे हो, या किंग मेकर आप रहोगे? देखिए, भविष्य का गर्व तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि मैं कांग्रेस में पैदा हूँ, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। बीच बीच में जो कांग्रेस पार्टी है, इसमें मनमुटाव की समस्याएं आ जाती हैं, बार बार बयान दे देते हैं कि हुड्डा जी जो हैं वो अपने आदमियों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, दूसरों की अनदेखी कर देते हैं। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सुना। मैं तो कांग्रेस के जो मजबूत हैं उनको करते हैं, कांग्रेस की मजबूती की बात करते हैं। और मैं हरियाणा में तो कोई ऐसी है भी नहीं बात। अभी सड़कों का, हाँ, बीजेपी में जरूर आजकल खींचातान चल रही है। अच्छा, तो थोड़ा उसी के बारे में बता दीजिए। बिज साहब का बेचारा, कभी कहते हैं उसको जिला नहीं मिला, कभी कहते हैं उसको हल्का नहीं मिला। कई मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, हाँ, फिर परिवहन मंत्री हैं, बिजली मंत्री अपनी हैं। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग छोड़ के आ जाते हैं, अब नहीं लूंगा। हाँ, वो तो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा नहीं, प्यारे व्यक्ति हैं वो। है उनके। आपके तो दोस्त हैं। नहीं, दोस्त तो हैं, दोस्त तो मेरा दुश्मन तो कोई भी नहीं है। हाँ, हाँ। मैं किसी का दुश्मन नहीं, और मेरे कौन दुश्मन होगा। विद साहब तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी करता हूँ, साथी रहे। इसके अलावा और वो तो दूसरी और जो सरकार चल रही है, इसको आप जैसे क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि हमारी सलाह से, आपकी जो राय मशवरे से, हमारा मकसद ये है कि हरियाणा को फ़ायदा हो, और आपकी अगर कोई बात सुनता है, अच्छी सलाह सुनता है, तो हरियाणा को फ़ायदा होगा। देखो, रोज़गार के साधन पैदा करें, किसान को उसका उचित भाव दें। मैं कई दफ़ा कह चुका, जो स्वामीनाथन के फार्मूले पे MSP दें। अब कह देते हैं भाई हवाई बात करना बंद कर दें। कहते हैं हम 24 फसलों की MSP देते हैं। 24 फसल तो हरियाणा में होती भी नहीं यार। वो कहते उगा लो, बाकी जो नहीं होते। गिनाओ ना 24, फिर क्यों कहते हैं, क्यों 24 फसल? और ये बात ये है, धान का आप देखो, MSP में जब मिलता है 500 रुपये कम क्विंटल
बेचना पड़ता है उसको। सूरजमुखी में 1000 रुपये 1500 रुपये कम बेचना पड़ता है। एमएसपी पूरी नहीं मिलती। गन्ने का 11 साल में कुल 17 रुपये क्विंटल बढ़ा है, जबकि खाद की और इसकी डीजल की क्या कीमत कहाँ से पहुँच गई। होना चाहिए 500 रुपये क्विंटल है, 310 तक कितना। अभी जो पंजाब का और हरियाणा के आपस में खींचतान चल रही है, चाहे वो SYL के मुद्दे पर हो या कोई दूसरा मुद्दा हो, हमेशा जो पंजाब है वो हरियाणा पे भारी पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे हवाई अड्डे वाली जब बात थी, तब आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आप बराबर के पैसे भी दे के आए वहाँ पर, फिर भी उसका मुंह मोहाली की साइड ही खुला और वहाँ का तकरीबन 40 किलोमीटर एरिया उससे डेवलप हो गया। नहीं, ऐसा है, खाली मोहाली की साइड नहीं, ये तो इस सरकार की कमज़ोरी है। सीधा रोड मंजूर कराया था मैंने, वहाँ सीधा जाता है चंडीगढ़ से। ऐसे ही है उनका हर हिसाब से जो है ना। अब SYL का चर्चा किया आपने, SYL तो फाइनलिटी अटेन कर चुका, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर हो चुका 2017 में। क्योंकि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वाटर ट्रीटमेंट जो एग्रीमेंट एब्रोगेट किया था, संधि तो हुई थी जो, वो किया, उसके खिलाफ जो मैं MP था उस टाइम 2004 में, वो करके हमने प्रेसिडेंट रेफरेंस करवाया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फाइनल ऑर्डर कर दिया। उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं। अब क्यों बात करते हैं बैठ के हम समझौता कर लेंगे, जब फायदा है हमारा। बीजेपी की सरकार, यहाँ बीजेपी की सरकार के केंद्र में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं करते। मैं तो असेंबली में कहा था क्यों नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाते हैं। लेकिन यही वाला जो कॉम्पोजिशन है ये पहले भी रहा है कि यहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, क्योंकि SYL जब भी तो SYL की खुदाई शुरू हुई थी। SYL पूरी कब कब किसके समय में हुई। इंदिरा गांधी ने कस्सी रखी थी यहाँ कपूरी गांव में जब SYL बनी थी। समझौता भी राजीव गांधी और लोंगवाल का हुआ था, SYL बनी थी। इन्होंने क्या किया। आप उस राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जो आज़ादी से पहले राजनीति में है। आपके स्वर्गीय पिताजी की हम जब तस्वीरें देखते हैं आपके घर में लगी हुई हैं, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, तब से राजनीति चल रही है। नेहरू जी को आपने देखा, इंदिरा गांधी जी के साथ रहे, राजीव गांधी जी के साथ रहे, अब राहुल गांधी हैं। तो ये जो चारों पीढ़ियां हैं, इसको आप उसकी अगर तुलना करें तो किस तरीके मैं से तो ऐसे परिवार, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, केवल मेरे पिताजी नहीं, मेरे दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे। और समझो 1923 में उन्होंने चुनाव लड़ा था स्वराज पार्टी टिकट से। तो राजनीति में क्या फ़र्क आया, कांग्रेस में क्या फ़र्क आया है? कांग्रेस तो कांग्रेस है, बाकी समय है, समय के हिसाब से नीतियों में बदलाव भी आता है। उस टाइम जब कांग्रेस बनी, जब हमारे बाप दादा थे, उस टाइम तो एक ही था, देश को आज़ाद करवाना है, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है, वो लक्ष्य था। आज कांग्रेस का लक्ष्य है कि किसान मजदूर को आगे बढ़ाना है, देश को एक रख के मजबूत रखना है, चाहे वो कोई भी धर्म हो सबको एक रखना है, सब जाति रखनी है, एक रखनी है। सब मिलके ही हम देश को मजबूत कर सकते हैं, आपस में टकराव से नहीं कर सकते देश को। जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब देश की बात होती है, देश की विदेश नीति की बात होती है, तो आप लोग सरकार के हमेशा साथ में खड़े दिखाई दिए हैं। चाहे अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का तनाव चल रहा था, अभी ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू कर दी है भारत के साथ। हमें चाइना थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है पहले की तुलना में। ये जो परिवर्तन है, इसको आप किस तरीके से देखते हो? ऐसा है, ट्रंप टैरिफ का मतलब क्या है? जो ट्रंप टैरिफ का मतलब ये था, अगर उससे हम बात करते तो यहाँ के किसान बर्बादी में। अब वहाँ तो कुल 2% किसान है, यहाँ 40% कृषि पर निर्भर है, वहाँ 2% है। वहाँ के किसानों को हाईली सब्सिडाइज्ड है, यहाँ तो पूरी सब्सिडी भी नहीं मिलती, यहाँ तो खाली पूरा नहीं मिलता। असर तो इसका मतलब ये हो गया, जब हम वहाँ पे निर्यात करते हैं तब हम पे असर पड़ता है। तो ये जो फसलें हमारी जाती हैं वहाँ पे निर्यात, हमारी फसलें कहाँ जाती हैं? वो यहाँ से बेचते हैं ना, वो सरप्लस पैदा करते हैं। और यहाँ क्योंकि वहाँ का किसान को तो बहुत सब्सिडाइज्ड है, उसको बहुत सस्ती पड़ती है। यहाँ मतलब हमारे किसान को भाव ही नहीं मिलेगा फिर। तो वो वाली हम खरीदते क्यों हैं जब इतना हमारे पास भी उत्पादन है? क्योंकि अपने पास तो आजकल रखने की जगह नहीं होती, बारिशें आ रही होती हैं, तो जो हमारे गोदाम क्या खरीदते हम? वो तो टैरिफ की बात है ना। आपने देखा नहीं है, हमने
मैं चेयरमैन था उसका, कांग्रेस पार्टी का भी और भारत सरकार का भी। तो ये था एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है कि ड्यूटी किसान का हित देखते हुए लगानी चाहिए। अगर किसान का हित है, एक्सपोर्ट कम ड्यूटी लगाएं। कहीं हमारा बाहर जा रहा है, चाहे चावल कई दफ़ा रशिया जाता था, कहीं जाता है, तो उस पर कम लगाएं ताकि हमारा एक्सपोर्ट हो जाए। कोई आयात है जो हमारे किसान को नुकसान करता है, उसके ऊपर हम ज़्यादा ड्यूटी लगाएं, इंपोर्ट ड्यूटी। तो ये बैलेंस बनाना पड़ता है। देश दुनिया है तो इम्बैलेंस में से काम चलता है। हम अमेरिका का सस्ता लेके यहाँ टैरिफ बढ़ा दो, वो यहाँ भेज दे और यहाँ किसान हो जाए। वहाँ 2% कुल किसान जो है उस पर निर्भर खेती करते हैं, यहाँ हमारे 40% है। जो बड़े राष्ट्र हैं, चाइना हो गए, रशिया हो गया, अमेरिका हो गए, इनका जो मुख्य आय का साधन है वो हथियार हैं, और ये गाहे बगाए ऐसी नीतियां बनाते रहते हैं जिससे जो छोटे देश हैं या चाइना का खैर विकासशील। दूसरी मामला मैन्युफैक्चरिंग में बहुत है वो, क्योंकि उन्होंने जो चाइना ने, जैसे हम 40% हमारे आज हैं, कभी टाइम था 60% जो है खेती और उसके मजदूरी पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे। उन्होंने घटा के 20% कर दिया क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में चले गए। वही तरीका यहाँ पर है। वो तो जब भी तो आप कहोगे, अब 40% को जब तक आप नहीं घटाओगे तो किसान समृद्ध नहीं होगा। अभी हम जा रहे हैं उस दिशा में, कुछ तरक्की हो रही है। करना चाहिए। हमने कई सुझाव दिए थे, जैसे MSP का, स्वामीनाथन C2 फार्मूला 2। जब मैं चेयरमैन था, जब मैंने ये किया, भाई जो किसान तो कर्जे में डूब रहा है। अब देखो ना, जब 2014 में इस पूरे देश के किसान पे 8 लाख के करीब, करोड़ के करीब कर्जा था, अब मेरे ख्याल में 24-25 लाख हो गया। किसान तो कर्जे में डूब रहा, क्योंकि जिस हिसाब से कीमत बढ़ रही है इनपुट्स की, उस हिसाब से किसान को MSP नहीं मिल रही है। तो वो पाकिस्तान को लेकर जो अमेरिका का प्रेम है वो थोड़ा आजकल ज़्यादा दिखाई देता है, तो इस पे एक आप वरिष्ठ नेता के तौर पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, अमेरिका तो अपनी राजनीति अपनी वो करता है। आपने ट्रंप का रवैया, ट्रंप के रवैये से देख लिया आपने। मैं क्या उसकी बात करूं, क्योंकि ये तो उनकी बात है। जब वो अमेरिका को जिससे जब जहाँ बात करने की जरूरत होती है करता है, मतलब समय के और मतलब के हिसाब से बात करता है। लेकिन आप हमेशा दिल से बात करते हैं, तो जो दर्शक इस वक्त आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क पे देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया में अलग अलग माध्यम से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि हरियाणा को आगे बढ़ाने में, चाहे वो देश में है, चाहे राज्य में या विदेश में है, क्या करें? हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या संदेश देंगे? देश को आगे बढ़ाने की यही है कि देशभक्त रहो, ईमानदारी से काम करो, जहाँ भी लगा मेहनत करो, देश आगे जाएगा। और प्रेम से रहो, आपस में सब धर्म इकट्ठे रहो, सब जातियाँ इकट्ठे रहो, और अपने देश के हित में काम करो, जनहित में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप चक्रव्यूह में एक बार फिर से समय निकाल कर आए, हमारे साथ अपना मन की बात साझा की, हमारे खट्टे मीठे सवालात का जवाब दिया। आपके तहे दिल से शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब एक जाने माने राजनेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे खट्टे मीठे सवालात जो हमने इनसे पूछे, इनका कितना इन्होंने सही मायने में दिल से जवाब दिया, कहाँ पर जो इनकी राजनीतिक समझ है वहाँ पर हमें चक्रव्यूह में गोल गोल घुमाया, इसका फैसला हमेशा की तरह आप करेंगे, क्योंकि आप जनता हैं। आप के सवाल हम पूछते हैं और जवाब हम इनसे मांगते हैं, और ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर अब चक्रव्यूह को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ, कहीं मत जाएं, और हमारे नेटवर्क को देखते रहें और अपने विचार साझा करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।